बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इकोनॉमिस्ट में एक रिपोर्ट छपी है जिसका बड़ा चर्चा है कि उसमें बुशरा बीबी के जादू का जिक्र है और फिर जादू के जोर पे इमरान खान को कंट्रोल करने की बातें हैं। कुछ वाकयात हैं वो बयान किए गए हैं। क्या इस रिपोर्ट के पीछे जमाइमा का हाथ है? और इस रिपोर्ट के शाये होने में अलीमा खानम की खामोश रजामंदी का भी कुछ अमल दखल है? इस पर बात करेंगे, डांट मिलाएंगे हम। बड़ी दिलचस्प स्टोरी बनेगी। लेकिन इससे पहले एक और मौजूद है कि जनाब इस्तीफे जो हैं 27 में आईनी तरमीम के खिलाफ एक और इस्तीफा आ गया। पहले 2 इस्तीफे आए। मंसूर अली शाह साहब का इस्तीफा आया और अतर मुल्ला साहब का इस्तीफा आया। एक दिन पहले ये अफवाहें गर्दिश करती रही कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज इसाक खान साहब जो हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो उन्होंने इस्तीफा उनका तैयार है। मेरी इत्तला के मुताबिक इस्तीफा उन्होंने देना है, लेकिन अभी नहीं दिया उन्होंने। मेरा ख्याल है कि इससे पहले कि उनका ट्रांसफर ऑर्डर आ जाए उन्होंने रिजाइन कर देना है। ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारक मसूद के भतीजे हैं और असल में जो जवानी में ये पीपल्स पार्टी के बड़े हामी हुआ करते थे और अब इनका जो रुझान है वो किसी और तरफ हो गया हुआ है। तो ये बहरहाल इन्होंने ये पहले भी कहते रहे, इनकी फैमिली ज़राए से मैं बात कर रहा हूँ के मुताबिक, ये पहले भी ये इस्तीफा देने के लिए ये तैयार थे और उनको रोका हुआ था उन्होंने। जब आपने बिला वजह क्यों इस्तीफा देना है, ना पेंशन मिल रही है, ना गल, ना कोई बात, ना बरात मिल रही है, रिटायरमेंट को भी 5 साल पूरे नहीं हुए, तो उनका इस्तीफा आना है। ये ठीक है बात। और दूसरे लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा साहब जो हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में ये लिखा है, उन्होंने एहतजाजन इस्तीफा दिया कि 27वीं आईनी तरमीम आ गई है और उसके बाद असूल और ज़मीर के मुताबिक कहते हैं जनाब मेरा दिल नहीं करता कि मैं कंटिन्यू करूं, इसलिए मैं रिज़ाइन कर रहा हूं। ये इन्होंने 4 लाइनों का जो इस्तीफा है वो दिया है। अच्छा, अब शम्स महमूद मिर्जा साहब ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन इनके साथ एक हाथ भी हो गया है। अच्छा, हाथ होने के अलावा एक और भी इसमें बात है कि ये जो इस्तीफा देने वाले जज हैं, जब तहरीक चलाने वाले हैं, आइन बहाली तहरीक, इस तहरीक का आगाज कहां से होगा? मंसूर अली शाह साहब जो हैं इसको लीड करेंगे, मेरे जो जराए हैं वो जो बता रहे हैं। तो बहरहाल देखें क्या होता है। ये जो है ना शम्स महमूद मिर्जा साहब, ये बरादर निस्बती हैं जो पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं। कल भी मैंने मेरे ख्याल अर्ज किया था सलमान अकरम राजा के, उनके ये बहनोई है और इनके वालिद साहब एक बड़े जज थे, ज़िया महमूद मिर्जा साहब सुप्रीम कोर्ट में। जब 1996 में सदर लगारी ने बेनज़ीर की हुकूमत जो है वो बरतरफ की थी, तो उसको चैलेंज किया गया था बेनज़ीर की तरफ से। तो 7 रुकनी बेंच था, तो सिर्फ एक जज था जिसने इख्तिलाफी नोट दिया था और उन्होंने ये कहा था जनाब बेनज़ीर की हुकूमत या बेनज़ीर को घर भेजने का कोई जवाज नहीं बनता। उन्होंने उनके हक में फैसला दिया था। ये उनके साहबजादे हैं शम्स महमूद मिर्जा साहब। और ये जनाब 6 मार्च 2028 को इन्होंने रिटायर होना था। इस वक्त 5वें नंबर पे हैं ये सीनियरिटी लिस्ट में लाहौर हाई कोर्ट की जजों की। और ये जनाब 2014 में इनका तकर्रर हुआ था। अच्छा, 2014 में उस वक्त हुकूमत थी, किसकी हुकूमत थी? नवाज शरीफ की हुकूमत थी। और सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनकी बड़ी गाड़ी छिनती थी उन दिनों हुकूमत के साथ। वो नवाज शरीफ के वकील भी रहे हुए हैं ना यार। तो उन दिनों में ये जनाब इनका तकर्रर हुआ था लाहौर हाई कोर्ट में। यार एवं नहीं मैरिड मूरिड छो, तुम इन्हें गलों मैरिड थे जनाब, ये वो कोई किसी जज का भतीजा, कोई किसी जज का पुत्र आ, किसी का दादा जज सी या कोई बड़े चैंबर का हैगा। इसी तरह यार तकरीर शकरीर मैरिज। हाँ, शम्स महमूद मिर्जा साहब जो है ये लायक आदमी थे, इसमें कोई शक नहीं है। और ये कंट्रोवर्सी में भी नहीं पड़ते थे। इनके पास अगर कोई सियासी केस आ जाता था, जब से वो खास तौर पे सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो उन्होंने सियासत ज्वाइन की है, तो ये अवॉइड करते थे। ये ठीक बात है। और इनके साथ हाथ क्या हुआ है? हाथ ये हुआ है कि जनाब ये पहले एक शाहद जमील साहब होते थे लाहौर हाई कोर्ट के जज, उन्होंने फरवरी 2014 को एक रिजाइन किया था, इस्तीफा दिया था। तो उस वक्त उनके साथ भी एक हाथ हुआ था और मैंने उसकी तफसील भी बताई थी, विलाग भी किया था। तो वो ये था कि आसम हफीज साहब हैं एक लाहौर हाई कोर्ट के जज। ये मैं शाहद जमील वाला वाक्य आपको याद करवा रहा हूँ।
तो आसम हफीज साहब जो है उनका ताल्लुक जो है वो शेख अजमत सईद साहब के चैम्बर से है। उन्हीं की सिफारिश पे वो लाहौर हाई कोर्ट के जज लगे हुए हैं। तो इनका नाम भी है ट्रांसफर वाले जजों में ना, कि जिनको ट्रांसफर करना है। तो आसम हफीज साहब और शाहद जमील साहब ने जब मिल बैठ के तय किया कि जनाब हम दोनों रिजाइन करके ना वकालत शुरू करते हैं, वकालत के लिए। तो अब शाहद जमील साहब जो हैं बकौल शेख थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आसम हफीज साहब से जनाब राब्ता कर रहे हैं, राब्ता नहीं हो रहा उनके साथ। तो फिर रात गए कहीं जाके राब्ता हुआ तो उनका यार वो हमने तो इस्तीफा देना था, मेरे साथ तुमने भी इस्तीफा देना था, तो किधर हो? अच्छा, इन्होंने चैम्बर भी ले लिया था एक वकालत के लिए और उसको रेनोवेट भी कर लिया था, दौरा भी किया इन्होंने उस चैम्बर का कि यहाँ हमने बैठा करना है। तो फिर उनका नहीं यार वो मेरी फैमिली नहीं मान रही, अभी ये इस तरह का मामला हुआ। अब ये जो है ना हमारे शमस मेमून मिर्जा साहब, इनके साथ भी ऐसे ही हुआ। इनकी मुलाकात होती है शाहद करीम साहब के साथ। शाहद करीम साहब भी लाहौर हाई कोर्ट के जज है, एक ही साल में ये सीनियर है शमस मेमून मिर्जा साहब, और 2014 ही में उनका तकर्रुर हुआ था, लेकिन बैच उनका दूसरा था शाहद करीम साहब का। तो ये शाहद करीम साहब जनाब इनके पास चैम्बर में आए, वो जस्टिस शमस मेमून मिर्जा को कायल करते रहे, मोटिवेट करते रहे कि जनाब इस्तीफा दे देते हैं, फायदा कोई नहीं है। वही बात यार कि जनाब 5 साल पूरे हो गए हैं, पेंशन भी मिलेगी, मुराद भी मिलेगी। पेंशन है थोड़ी सी, 70% जो तनख्वाह ले रहे थे उसका 70% इनको पेंशन मिल रही होती है लाखों में। अगर 15-16 हजार तनख्वाह है तो 12-14 लाख, 12-13 लाख, 10 लाख जितनी भी बनती है वो तो मिलती रहनी है। नौकर अलग, मुराद अलग, सारा कुछ मौजूद उसी तरह रहती है इनकी। तो इन्होंने जनाब ये उन्होंने कहा जनाब ठीक है आप ऐसा करें, रात को खा रहे हैं शाम को, शमस मेमून मिर्जा ने कहा, तो वहां बैठ के ना बात करते हैं। फिर जनाब उनके घर में इन दोनों की मीटिंग होती है। दोनों के दरमियान ये तय हुआ कि जनाब सुबह 11 बजे यानी 15 तारीख को हम आएंगे वहां लाहौर हाई कोर्ट में, और 11 बजे दोनों भाई जो है ना इस्तीफा दे देंगे 27 महीने तरमीम के खिलाफ एहतजाजन। तो वो जनाब शमस मेमून मिर्जा साहब आए 11 बजे आके जनाब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा लिखा और उसको वो उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया, भेज भी दिया। तो इनको फोन कर रहे थे जनाब वो शाहद करीम साहब को मुबैना तौर पे कि यार तेरा इस्तीफा कितने जरा जब आज देखा तो की लिखा, तो ये जनाब इनका फोन बंद जा रहा है। जब मोबाइल फोन पर रब्ता नहीं हुआ ना उनका, तो उन्होंने अपना स्टाफ भिजवाया, सलाम भिजवाया। सलाम भिजवाना कहते हैं जनाब एक तरह से वो दूसरे जज को बुलाना ही होता है, सीनियर जज जो है वो सलाम भिजवाता है। ये अदब-ओ-दाब का प्रोटोकॉल का एक तकाजा होता है, जनाब साहब ने सलाम भिजवाया इसका मतलब होगा आप आए मेरे चैम्बर में। वो उन्होंने अर्जली भेजा सलाम के लिए, तो उसने आगे अपने जनाब जज साहब तो अपने घर से नहीं आए। फिर उन्होंने जनाब घर के लैंडलाइन से राब्ता किया तो जनाब राब्ता हो गया। तो उन्होंने कहा यार आप जब हमने इस्तीफा देना था, तो उन्होंने कहा जनाब मैं इस्तीफा दे दूंगा लेकिन मुझे कुछ ना वक्त चाहिए, कोई मसला नहीं है, मैं आज छुट्टी पे था तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं अभी ना मजीद मुझे वक्त चाहिए इस्तीफा देने के लिए। अब ये जो शमस मेमून मिर्जा साहब हैं इनके बारे में मैंने जैसे अर्ज किया कि इन्होंने 2028 में 6 मार्च में रिटायर होना था, जबकि शाहद करीम साहब जो है इनकी रिटायरमेंट तो 1 साल भी नहीं रहता। 19 अगस्त 2026 को इन्होंने रिटायर हो जाना है शाहद करीम साहब ने, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। उसके लिए इस्तीफा देने के लिए दिलगुर्दा चाहिए। बहरहाल ये मुराद तो बाद में भी एंजॉय करेंगे, लेकिन वो जो एक ओहदे का जो मौजूदा एंजॉय कर रहे हैं ये स्टेटस और इख्तियार, वो तो नहीं रहेगा ना। और बहरहाल जो भी हुआ, और फिर जो तहरीक वाली बात में अर्ज करना था जनाब, ये तहरीक जो है ये वकला जो है प्रोफेशनल ग्रुप वाले, दूसरे ग्रुप वाले जो हैं जो इंडिपेंडेंट ग्रुप वाले हैं, मोहम्मद हसन गून वाला जो ग्रुप है और आजम तारड़ वाला जो वजीर कानून है, उन वाला जो ग्रुप है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन भी जीता है, कराची से भी वो जीते हैं, जहाँ ये प्रोफेशनल ग्रुप का बड़ा वो होता है, जोर होता है। और फिर जनाब वो जो सवाई बार कौंसिल हैं उनका इलेक्शन भी जीते हैं, सिर्फ बलूचिस्तान में हारे हैं, बाकी सब जगह जीते हैं। लेकिन अब जनाब एक तो जनाब ये जो तहरीक है ना शुरू करने वाले हैं, ये आइन बहाली तहरीक इसको ये नाम दिया जाएगा। और जो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं उनके साथ जो इनका मामला शामला हुआ है प्रोफेशनल ग्रुप वालों का, कि जनाब कराची में आपके एजाज में एक कराची ज़ाहिर है वो वहाँ बुकला जो हैं वो उनको इनवाइट करेंगे, वहाँ जाएंगे जनाब, वहाँ जनाब उनको वो फूलों की पत्तियाँ और पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे इस्तकबाल होगा, वहाँ वो खिताब फरमाएंगे
और 27 में आईनी तरमीम के खिलाफ अपने दिल का गुबार निकालेंगे और वहां से वो तहरीक का वो कहते हैं जनाब आगाज हो जाएगा। लेकिन पीर वाले दिन जो है ये लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है इसने भी हड़ताल की काल दे दी हुई है। लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन दोनों ने, ये इन दोनों जगह पे प्रोफेशनल ग्रुप के जो नुमाइंदे हैं वो सदूर हैं इनके, तो उन्होंने जनाब कहा है कि जनाब पीर वाले दिन जो है वो हड़ताल होगी 27 में आईनी तरमीम के खिलाफ, और जो जज जो रिजाइन करने वाले जज हैं, इस्तीफा देने वाले, इनको खराज तहसीन जो है वो पेश किया जाएगा। ये तो हो गया जनाब इनका। और तहरीक मैंने पहले भी कहा था, अर्ज किया था, तहरीक के लिए पीछे किसी न किसी का हाथ होना चाहिए, और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाली जो तहरीक थी उसके पीछे कियानी साहब का पूरा पूरा हाथ था, सीधी सी बात है। तो अब इनके पीछे किसका हाथ है? अभी तक जो इतलात हैं कि वो समझ गए हुए हैं, एक तजर्बा हो गया हुआ है कि जनाब जो ये हसास अदारे वाले हैं ये बीच में कोई ना कोई गड़बड़ करते हैं, जबकि एक ग्रुप होते हैं मेरे ख्याल वो वहां भी बड़ी सख्ती है, तो इस दफा वो नहीं होने देंगे जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो जो मुशर्रफ के साथ हुआ था। अच्छा, वैसे ये जो शाद करीम साहब की बात करूं, शाद करीम साहब उस बेंच में शामिल थे, उसको उसी अदालत में जिसने मुशर्रफ को सजाए मौत का नहीं हुक्म सुनाया था। ये जो सेठ वकार के साथ जो बेंच था, कराची वाले ने तो उनको बरी कर दिया था ना, इन दोनों ने सजाए मौत सुनाई थी ना उनको। तो वकार साहब ने जरा एक्स्ट्रा भी एक स्टेप आगे चले गए थे जनाब, उनको पता नहीं कैसे किया जाए, लाश लटका दी जाए, ये वो वगैरह वगैरह, उसमें बड़ी तनकीद भी हुई थी। तो बहरहाल ये शाद करीम साहब जो हैं और इनके वाला साहब जो हैं, वो मैंने पिछले ब्लॉग में भी अर्ज किया था, शाद करीम साहब वो भी जज रहे हुए हैं। तो एक और जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि जनाब के आगा साहब जो हैं उन्होंने आईनी अदालत के जज के तौर पे हलफ उठा लिया, और चीफ जस्टिस आईनी अदालत के जो है मीनुद्दीन खान साहब, उन्होंने उनसे हलफ लिया। ये कल भी मैंने अर्ज किया था कि जनाब ये कोई ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं इस अदालत से। कुछ जजों का मैंने तारफ भी करवाया था, के आगा साहब के हवाले से ही मैंने 2 सतरें बोली थी, लेकिन आज मेरा ख्याल है थोड़ा सा तफसील के साथ ये बताना चाहिए, क्योंकि अब तो वो जज बन के हलफ उठा लिया उन्होंने आईनी अदालत का। तो ये जो के आगा साहब है ना, ये पड़े हुए बाहर के, इनकी पूरी फैमिली जो है ये ब्रिटिश नेशनल है, ये खुद भी, इनके पास डुअल नेशनैलिटी है। ये आपको याद है काजी फायद ईसा के खिलाफ जब रेफरेंस आया था तो एक रेफरेंस और आया था, वो के आगा साहब का था, डुअल नेशनैलिटी वाला ही मामला था, लेकिन बाद में वो दबदब गया, पता नहीं किधर गया वो, मेरे ख्याल वो जुर्म ही कोई नहीं है दोहरी शहरियत रखना। तो ये बहरहाल के आगा साहब ये पीपल्स पार्टी के बहुत करीब है। अब जब आपको याद होगा कि 3 नवंबर 2007 को पीसीओ एक जारी किया था परवेज मुशर्रफ ने, जिसके नतीजे में चीफ जस्टिस उस वक्त के इफ्तिखार चौधरी समेत जो हैं 43 जज जो हैं आला अदलिया के, वो फारग कर दिए गए थे। पहले 65 थे पहले दिन, बाद में वो कुछ जजों ने दोबारा उठा लिया था, वो 43 टोटल आखिर पर रह गए थे। तो उसके बाद उन्होंने ये इनके बारे में ये कहा जा रहा है इन्होंने पीसीओ के तहत, मुशर्रफ के पीसीओ के तहत हलफ उठाया था, के आगा ने पीसीओ के तहत हलफ नहीं उठाया था। इन्होंने उसने 15 दिसंबर को 2007 को आइन बहाल कर दिया था, और उसके बाद कुछ तकर्रियां हुई थी, जाहिर है वो 43 जज जो फारग हुए थे उनकी जगह नए जज आने थे, तो उनमें इनका तकर्र हुआ था के आगा साहब का। इन्होंने पीसीओ के तहत हलफ नहीं उठाया था, लेकिन फिर 2009 में जो सिंध बार एसोसिएशन है उसकी दरखास्त पे जब फैसला आया था, अदलिया बहाल हो गई थी जज सारे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी समेत, तो फिर 2009 में उन्होंने जो अब्दुल हमीद डोगर जो पीसीओ जज चीफ जस्टिस थे, उनकी रिकमेंडेशंस पे जितने भी जज लगे थे सबका वो तकर्रर उन्होंने कलदम कर दिया था, और उसके नतीजे में ये घर चले गए थे। अब इनको जज किसने लगवाया था? बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगती है, लेकिन मैं हार्सज मुंह से सुनी हुई ये बात बता रहा हूं कि जब ये 2007 वाला पीसीओ जारी करना था ना, तो जाहिर एक जज चाहिए था जिसने नए चीफ पीसीओ के तहत चीफ जस्टिस के तौर पे जिसने हलफ उठाना था। ये जवेद इकबाल साहब जो है ये भी तैयार हो गए हुए थे पीसीओ के तहत हलफ उठाने के, मैंने चीफ जस्टिस बनाओ, लेकिन उस पर वो एतवार नहीं किया जा रहा था। तो फिर ये जो है ना अब्दुल हमीद डोगर साहब, इनके नाम कुर्रा निकला। इन्होंने मुशर्रफ साहब के साथ मुलाकात हुई इनकी, और इन्होंने कहा जनाब ये तो ठीक है मैं पीसीओ के तहत हलफ तो उठा लेता हूँ, लेकिन बाद में क्या होगा, तहरीक चल जाती है या कोई ऐसा मामला हो जाता है कि जनाब मेरा तो सारा मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा,
तो उसके लिए उन्होंने कहा मुझे 2 ज़मानतें चाहिए। एक ये कि उस वक़्त वो हो गया था इनका महात्मा बेनज़ीर भुट्टो के साथ। तो एक तो मुझे ये चाहिए कि जो आइंदा वज़ीर-ए-आज़म होंगी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनकी मुझे गारंटी चाहिए। और एक जो आने वाला आर्मी चीफ है, वो ख्याली था, उनकी मुझे गारंटी चाहिए कि जनाब मेरा टेन्योर पूरा होगा। और फिर आपने देखा कि जनाब तहरीक चली, सब कुछ हो गया, बहुत सारे जज बहाल भी हो गए, लेकिन अब्दुल हमीद डोगर साहब जो हैं, उनका टेन्योर पूरा करवाया गया था। तो अब्दुल हमीद डोगर साहब की सिफारिश पे ये जो हैं, ये बने थे के आगा साहब, सिंध हाई कोर्ट के जज। और फिर जब 2009 में ये फारग हो गए, तो फिर इन्होंने, जो पीपल्स पार्टी का दौर था, तो के आगा साहब जो हैं, ये जनाब फिर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हो गए थे। और फिर नैब, जब ये प्रोसिक्यूटर नैब थे, तो ये हदैबिया मिल वाला केस नहीं था इनके खिलाफ, मनी लॉन्ड्रिंग वाला, शरीफ फैमिली के खिलाफ, तो वो लाहौर हाई कोर्ट ने उसकी इंक्वायरी कलअदम कर दी थी। तो उसके खिलाफ अपील इन्होंने फाइल नहीं की थी। उस वक्त के एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल थे अकबर तारड़, नैब के। उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब करके दी, जनाब इसमें कोई वो हमारा केस बड़ा कमजोर होगा, अपील करने का फायदा कोई नहीं। तो के आगा साहब ने उससे इत्तेफाक किया था और अपील फाइल नहीं हुई थी। और असद खोसे वाला जो पनामा बेंच था, जिसने पनामा केस सुना था, उसने बड़ा जनाब इस पर वो गुस्सा किया था, बड़ी डांट की थी कि जनाब आपने अपील फाइल क्यों नहीं की। वो टाइम बाद होगी, फिर बार उन्होंने जबरदस्ती अपील फाइल करवाई, तो वो काजी साहब वाले बेंच में लगी, तो काजी साहब ने वो पहली पेशी पे हटा दी, जनाब इतना टाइम इतनी देर बाद आप कर रहे हैं। तो ये जनाब के आगा साहब हैं, जब वहां चले गए जनाब आईनी अदालत के जज बन के हुए हैं। तो मैं कल भी अर्ज किया था, आज फिर जनाब खुशगमानियां बदगमानियां दोनों जनाब पालें, आप देखें आगे होके क्या होता है। अब आते हैं इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट की तरफ। अच्छा, इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट है ना, ये जनाब ओवन बेनेट जोन्स और उनकी को ऑथर हैं इस रिपोर्ट की, पाकिस्तानी खातून है बुशरा तस्कीन। उन्होंने ये रिपोर्ट जो है ये शाये की है, और इस रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज़ नई नहीं है जो पहले किसी न किसी अंदाज में पाकिस्तान में बयान ना हो चुकी हो, सारी चीज़ें। बल्कि कई खबरें, इनमें से कुछ हिस्से जो हैं ऐसे हैं जो मैंने ब्रेक किए हुए हैं। अब इसमें एक बात तो वो की है कि जनाब जो ISI वाले हैं फैज़ हमीद साहब, और फैज़ हमीद का काम भी मेरे ख्याल नेड़े लगाया। और एक होर सुनिया कि मेजर सॉरी रिटायर्ड जनरल ने उन्होंने का सुनिया नाम जनाब पाता होया, मुल्कों बाहर जाने तो रोक दिता होया। ये फैज़ हमीद साहब वाला जो मामला है, उनका कुछ फैसला मेरे ख्याल आइंदा चंद दिनों में आने ही वाला है। अच्छा, बहरहाल ये जनाब उसमें वही बात की हुई है जनाब, जो ISI वाले फैज़ हमीद साहब जो है, ये जनाब उन्होंने एक पीर जनाब था, वो बंदा उनका था करिंदा, वो बुशरा बेगम के साथ जनाब पीर बन के उनको जनाब इंफॉर्मेशन देता था, और वो इंफॉर्मेशन आगे इमरान खान को भिजवाती थी। और इमरान खान साहब जो हैं, वो जनाब फिर समझते थे ये रूहानियत का अमल दखल है इसमें सारा, वो जनाब उस पर बड़ा जनाब हर बात पे उनकी जनाब ओके कर देते थे जनाब, ये वो। और वो हमने तो नाम भी बताया, वो उसका रहमतुल्ला नाम था उसका, जिसके जरिए ये बुशरा बेगम को इंफॉर्मेशन देते थे, और बुशरा बेगम फिर जनाब वो इमरान खान को जनाब वो बातें सच्ची साबित हो जाती थी। और फिर उन्होंने वो घर के मुलाजमीन की बात की हुई है कि जनाब घर के जो मुलाजमीन हैं, साबिक मुलाजमीन और ड्राइवर वगैरह से हमने पूछा है कि जब बुशरा बेगम आई हैं वहाँ बनी गर्ला में, तो उसके बाद जनाब ये वो गरीब किस्म की रसूमात वहाँ शुरू हो गई, और बकरे जो हैं और मुर्गे जो हैं उनके सर जो हैं कब्रिस्तानों में जनाब फेंके जा रहे थे, और काले बकरे भी आते थे, और कच्चा गोश्त वार के वो फेंका जाता था। तो इस हवाले से जो अलीमा खानों वाली बात मैं आगे करूँ, ये जो फैमिली है ना, मेरा ख्याल इनकी इमरान खान की बहनों वाली फैमिलियाँ जो हैं, ये मेरे ख्याल इनको ये पसंद नहीं थी खातून, ये जो बुशरा बेगम है। ये मैंने एक खबर आपको दी थी, आपको याद होगा अगर आप मुझे पुराना सुन रहे हैं। तो इनके एक भांजे हैं इमरान खान के, वो सिंगापुर में थे पहले, फिर वो अब ऑस्ट्रेलिया में शायद, उन्होंने अपने दोस्तों को ये बात बताई थी। ये हार्सस माउथ से सुनी हुई बात है, जिन दोस्तों को बताई थी वो उनमें एक PhD डॉक्टर हैं, वो प्रोफेसर साहब, उन्होंने मुझे वो बताया। उन्होंने बताया कि वो कहता है कि मैं जब बनीगाला गया ना, तो मामू के कमरे से ना कुछ अजीब किस्म की ना स्मेल मुझे आई। तो फिर मैंने देखा तो मुझे वो नज़र आया कि वो एक ट्रे में एक काले बकरे की श्री जो है ना उनके बेड के नीचे पड़ी हुई थी। तो मैंने मामू से बात की, तो उन्होंने कहा जनाब ये कोई मामला आता है ज़रूरी है, तुम्हें इसमें दखल देने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ों पर जहांगीर तरीन वाली बात, वो जनाब
उसको फैमिली ने किसी ने बताया जहांगीर तरीन को जनाब ये जादू शादू करती है, और मैंने भी एक बताया था इनकी फैमिली के एक बंदे के हवाले से, मैंने बताया था जनाब ये शादी ब्याह के लोगों पे वो लड़कियों के हाथों देख के आंखों को देख के माजी के बारे में दो चार बातें बताते थे, तो बच्चियां जो है ना इससे दूर भागती थी, ये बुशरा बेगम से। ये रूहानी रूनी कोई नहीं थी, बहरहाल इसके पास कुछ था थोड़ा बहुत, तो वो बहरहाल वो कहते हैं जनाब वो जादू शादू करती है, तो मैंने कह दिया जनाब ये अब जादू करनी तकरीब बोले हम से जान छड़वाई, अब जादू करनी मिल गई है। तो ये जनाब एक फिर अगली तकरीब में मुझे मिली, तो इसने मुझे कहा कि जनाब तरीन भाई मैं जादू करनी नहीं हूँ, देखो मैंने सफेद सूट पहना हुआ, सफेद तो आप कहते हैं काला सूट लिया, वो इस तरह की बातें शातें कर करा के फिर ऑन वाली जो बातें हैं, जो ओन चौधरी जो है उसको नहीं जाने दिया, वो सारा बेचारा कार्ड मारता रहा, लेकिन वो हलबरदारी की तकलीफ में नहीं जाने दिया था। बुशरा बेगम ने को पता नहीं क्या कर दिया, और ये भी मैंने खबर बताई हुई है आपको जनाब, ये तस्वीरें मंगवाती थी, तस्वीरें देख के फैसला होता था कौन सा बंदा कहाँ पे लगाना है, ये सारी चीजें ये सारी चीजें इकट्ठी कर दी गई हैं इस रिपोर्ट में। और एक और चीज जो है कि एक त्यारा जो है वो इन्होंने जनाब ये उड़ने का मुनासिब वक्त नहीं, इमरान ने जाना था उसमें, तो जनाब वो फ्लाइट 4 घंटे लेट करवा दी थी बुशरा बीबी ने। ये सारी रिपोर्ट, और ये लग रहा है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं ये बुशरा बेगम के जेर असर हुकूमत चला रहे थे, कि एटमी पावर पाकिस्तान का जो चीफ एग्जेक्टिव था वो इस तरह का चीफ एग्जेक्टिव था। अब देखने वाली बात ये है कि ये रिपोर्ट जो है ये शाये किसने करवाई है, किसको फायदा हुआ है। मतलब ये देख लें कि ये जो बुशरा तस्कीन साहबा है ना, को राइटर, उनके इंटरव्यू किया है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने, जियो ने भी किया है, कुछ और चैनल ने भी किया है। तो ये खातून जो है ये फरमा रही हैं, इन्होंने जो जियो के साथ बात की है, तो इन्होंने कहा जनाब आपको याद होगा कि जब बुशरा की शादी हुई थी, बुशरा की शादी हुई थी वैसे 2018 में, जब वो कहते बुशरा की शादी हुई थी तो जमाइमा ने एक ट्वीट किया था, और वो ट्वीट में वो कहते जादू, काले जादू का जिक्र था, ये वो कह रही है। अब वो कह रही है कि जनाब फिर हमने देखना शुरू किया, यानी 2020 से स्टोरी तो नहीं चल रही थी ना, जमाइमा ने तो ट्वीट किया था 17 फरवरी 2020 को, जब बुशरा बेगम ने इमरान खान को लंदन जाने से रोक दिया था। आपने तो इस मामले को देखना शुरू किया है 2024 के आखिर में या 2025 के शुरू में, क्योंकि आपकी जो मुलाकात है, आप खुद बता रही हैं कि अलीमा खानम के साथ आपकी मुलाकात हुई थी, वो जनवरी 2025 में मुलाकात हुई थी आप, और 3-4 घंटे की मुलाकात थी। बहरहाल वो जो कहने फिर हमने देखना शुरू किया, तो फिर जनाब ये मुश्किल ये था कि जो हम अपने ऑडियंस हैं यूरोप वाले, अंग्रेजी वाले, तो उनको जादू या रूहानियत के बारे में कैसे बताएंगे। पाकिस्तानी तो समझ जाते हैं इस बात को, उनको समझाना भी एक मसला था। और ये जमाइमा की ट्वीट के जिक्र करने से जो मैं डांट मुला रहा हूं कि ये जमाइमा खान जो है ये इसके पीछे हो सकती है, इस स्टोरी के पीछे उन्होंने भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, उन्होंने इनको कायल किया होगा। और दूसरी बात यह है कि जनाब वो कहते हैं 10% अभी आया है, सारा कुछ अभी बहुत कुछ आना है, आ सकता है। और वो कहते हैं जनाब वो ज़ाहिर है फिर वो ऐसे वो कहते हैं वो लीगल जो ओपिनियन लेना होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, कानूनी मामला होते हैं, ये तो कहते हैं ना हमने जनाब आपको आपके खिलाफ जनाब दावा करेंगे वहाँ लंदन में जाके, तो वो कहती हैं आए जनाब करें, हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं, ऑडियोज, वीडियोज, दस्तावेजी सबूत जो भी है हमारे पास सारा कुछ मौजूद है, लिखा हुआ है, और वीडियो और टिपों में महफूज है। तो जनाब आप हमें कोई टेंशन नहीं आए, आप मैं बताती हूँ आपको फिर जनाब कैसे केस लड़ा जाता है। तो ये एक चीज जो है ये सामने आती है जमाइमा वाली, और दूसरी अलीमा खाना वाली जो मैं बात कर रहा हूँ कि वो इनकी जो 2025 जनवरी 2025 में जो अलीमा खानम के साथ मुलाकात हुई, वो कहते हैं हमारी 3 घंटे उनसे बात हुई थी, पूरी रिसर्च की थी उन्होंने, सारे मामला रखे होंगे ना। वो कहते हैं जब जो स्टोरी हम कर रहे थे, यानी ये जो रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, तो इसके खिलाफ अलीमा खानम ने एक लफ्ज भी नहीं कहा, यानी दूसरे लफ्जों में उन्होंने खामोश तायद की कि चुप कर रखो काम, जी पीर ने जादू करनी है ना, इसके खिलाफ चुको रिपोर्ट, ठीक है। अच्छा, और तीसरी जो बात है वो जो उन्होंने की है खातून ने इंटरव्यू में, उन्होंने अब्सार आलम के साथ जो इंटरव्यू किया है, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये जो मरियम रियाज भट्टी इनकी बहन, इन्होंने कोई बयान दिया हुआ था कि जनाब जो है ना क्वींस मैरी कॉलेज में और स्कूल में हम दोनों बहनें पढ़ती रही हैं, वो कहते हैं हम जनाब वहाँ गए हैं तो 4 घंटे हम उस स्कूल में रहे हैं, तो फिर प्रिंसिपल ने वो देखते दुखते रहे होंगे, वो प्रिंसिपल ने जनाब 2 दिन बाद ना हमें ये कंफर्म किया रिकॉर्ड वगैरह देख के
कि ये दोनों बहनें जो है ना, इनका रिकॉर्ड कोई वजूद नहीं है, यहाँ पड़ी नहीं हुई। इमरान खान तो हम परस्त शुरू से, उन्होंने जो अपनी स्वानी उमरी लिखी है उसमें वो बाबों का जिक्र करते हैं। उन्होंने सूफी बशीर साहब का भी जिक्र किया हुआ है, जो मियानी साहब में जिनका मज़ार है अब। उस वक्त वो उनकी मुलाकातों का जिक्र करते हैं, अपनी वालदा के पास और भी कई बाबों का जिक्र, अपनी वालदा के पास एक आने वाली औरत का भी जिक्र किया उन्होंने। ये सारी चीज़ें, इससे लगता है कि वो तवहम परस्त हैं इमरान खान साहब। तो वो ज़ाहिर है फिर उनकी तवहम परस्ती वाली जो कमज़ोरी है, उससे किसी न किसी ने तो फ़ायदा उठाया ना। बुशरा बेगम ने फ़ायदा उठाया, उन्होंने फ़ायदा उठाया। ये कहते हैं वैसे ये कोई नहीं पता चल रहा कि जब शादी है उसकी, लेकिन बुशरा बेगम ने अपने तौर पे तो बहुत सारी, वो कहते हैं ना, जो मानिका है, खबर मानिका, उसने कहा जनाब ये इविल जीनियस है। अच्छा ये वैसे ना, वो मैंने वो उनके एक सादिक साहब हैं, वो पामिस्ट हैं बड़े मशहूर, तो उनके साथ मेरी बात भी हुई थी एक दफ़ा और उनका एक इंटरव्यू मौजूद है। तो उन्होंने कहा जनाब ये दोनों मियाँ-बीवी मेरे पास आए थे इमरान खान का जायका बनवाने कि जनाब वज़ारत उज़्मा का है इसमें हाथ में कोई लकीर-शकीर या नहीं? तो मैंने कहा था है। तब फिर उसके बाद ये शादी वाला जो मरला-मुरला जैसे भी इन्होंने जो भी इन्होंने किया, जनाब पहले तो ये भी खबरें आती हैं इमरान खान की पता नहीं किसी और के साथ इनकी फैमिली में शादी हो रही है, बाद में जनाब वो इन्होंने जनाब मरियम इन्होंने खुद ही शादी कर ली उनके साथ बुशरा बेगम ने, और फिर जनाब मानिका साहब इसमें जो मुझे लग रहा है पूरी तरह इन्वॉल्व थे इस मामले में कि ठीक है जनाब इमरान खान को घेरो किसी न किसी तरीके ने वज़ीर आज़म। ये इनके बेटे जो हैं जाके इमरान खान के दौर में ये कहते थे वो खतून अव्वल के बेटे हैं, सारा कुछ। और मानका साहब बाद में जनाब मानका के भाई का एक इंटरव्यू आ गया जनाब, ये मेरा भाई जादू के ज़रिए असर था, जब इद्दत वाला केस नहीं किया उसने। तो ये अब इसका फ़ायदा क्या हो सकता है, ये नुकसान क्या हो सकता है? फ़ायदा ये हो सकता है कि जनाब सारा कुछ जो भी मुद्दा है ना, ये बुशरा बेगम पे डाल दिया जाए कि जनाब ये बुशरा बेगम एक जादूगरनी थी और जादू के ज़ेरे असर इमरान खान साहब जो है वो ये सारी जो भी उन्होंने बोंगियाँ-चोंगियाँ मारी हुई हैं, जो हुकूमत नहीं चल रही थी उनसे, और जो उन्होंने चोरियाँ-शोरियाँ की हुई हैं, सारा कुछ बुशरा बेगम के खाते में डाल दिया जाए। ये एक, लेकिन ये भी तो देखें ना, इमरान खान यानी करप्ट नहीं है, लेकिन बुशरा बेगम की वजह से सारा कुछ हुआ। वो नाअहल भी नहीं। इससे बड़ी नाअहली क्या होगी? क्या आप एक कमज़ोर दिमाग वाला बंदा, जो किसी दूसरे के ट्रांस में आ जाता है, तो उसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं कि जनाब उसको वज़ीर आला बना दिया जाए, सॉरी वज़ीर आज़म बना दिया जाए। एक मुल्क की सरबराही उसके दीजिए, एटमी ताकत की सरबराही उसको। एक ऐसे मुल्क की उसको सरबराही दे दी जाए। तो ये भी उसके खिलाफ जाता है। ये कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से इसको इस अंदाज में इस्तेमाल किया जाए। मायमा इसके पीछे है तो ज़ाहिर है कुछ और लोग भी इसके पीछे होंगे। इसको किसी न किसी अंदाज में तो खेलेंगे ना इस मामले के साथ वो, कि इमरान खान को जनाब हीरो बना दिया जाए और बुशरा बेगम को ज़ीरो बना दिया जाए, और सारी कोताहियों की ज़िम्मेदारी जो है वो बुशरा बेगम के ऊपर डाल दी जाए। इस तरह की, और जो अलीमा खानम की खामोशी है, वो क्या बता रही है? वो भी यही बता रही है और स्टोरी भी ये बता रही है ना, वलीमा खानम जरा जो है वो स्ट्रिक्ट है फौज के साथ, और बुशरा बेगम जो है वो चाहती है कि जनाब उनके साथ मामला ठीक हो जाए। ये रिपोर्ट जो शायद हुई है दोबारा देखें, डाट मिला के देख लें, तो मेरा तो जो शक है ना, जरा मैं खुरा कटदा वो तो जमाइमा वाल जाता, और अलीमा खानम की खामोश तईद जी है वो हासिल हैगी है उन्होंने। अब दीजिए मुझे इजाजत, दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।